देखो देखो पिछले टर्म पे नया चैप्टर शुरू करा था, ठीक है, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। जरा इसको देख लो एक बार। देखो तुम्हें एक बात तय की कि हमारे पास सेंट्रल फोर्स का जो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर एफ आर होता है और ये होता है हमारे पास एफ आर और ये आता है हमारे पास आर का, ठीक है। ध्यान रखना कोई भी सेंट्रल फोर्स होगा तो वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। पहला, हमारे पास आर का कोई फंक्शन, आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं के बीच की दूरी है और उनके बीच की दूरी का ये फंक्शन आता है, ठीक है। यहाँ आर कैप क्या है, आर कैप हमारे पास है, हमारे पास डायरेक्शन, और ये आर कैप किस डायरेक्शन को बताता है, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है इस लाइन के अलोंग डायरेक्शन को बताता है। अब ये अलोंग कैसा भी हो सकता है, ठीक है, अलोंग मतलब ये बाहर की तरफ भी हो सकता है, अंदर की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। तो सोचो दो ही तरह के तो फोर्स होते हैं, या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। चलो आगे देखते हैं। अब देखो पिछले टर्म में जिस फोर्स की बात करके आए थे वो फोर्स था हमारे पास माइनस का कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर और ये आया था आर का, ठीक है, ये बताया था। अच्छा एक बात समझना बहुत ध्यान से, माइनस क्यों आएगा, बिल्कुल अपने दिमाग में एक बात बैठा लो, जितने भी हमारे पास अट्रैक्टिव नेचर के फोर्स होंगे, जितने भी हमारे पास आकर्षण बल होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। जितने भी हमारे पास रिपल्सिव फोर्स होंगे, जितने भी हमारे पास प्रतिकर्षण के बल होंगे वो सब के सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ध्यान रखना, वेक्टर फॉर्म लिखते समय हमारे पास जितने भी अट्रैक्टिव नेचर के फोर्स सारे नेगेटिव, जितने रिपल्सिव नेचर प्रतिकर्षण के बल वो सारे पॉजिटिव। अब ऐसा क्यों, देखो तुम्हें एक बात बताइए कि हमारे पास है आर कैप की डायरेक्शन क्या होती है, आर कैप की डायरेक्शन हमारे पास इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होती है, ठीक है, इनके अलोंग हमारे पास डायरेक्शन होती है। अब अलोंग तो दो हो गए ना, एक तो बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। अब इनमें से कौन सी, जरा समझना ध्यान से। अगर मान लो, ध्यान सुनना, अगर मान लो ये हमारे पास मान लो O1 है, ये O2 है, अगर हम O2 की दूरी निकालना चाहें, ध्यान सुनना, अगर हम O2 की दूरी निकालना चाहें इस वस्तु से, ध्यान सुनना, हम इस वस्तु से दूरी निकाल रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट से, मतलब बेस क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट फिक्स है, अब यहां से ये कितनी दूर है ये चेक करना है। ऐसे जरा सोचो, मान लो हमें अपनी दूरी दिखानी है सामने रखे कैमरे से, तो हम कैमरे को ओरिजिन मान करके वहां से अपनी दूरी निकालेंगे। हमें अपनी दूरी निकालनी है साइड वाली दीवार से, तो हम दीवार को ओरिजिन मान के वहां से अपनी दूरी मेजर करेंगे। तो सोचो अगर मान लो हमें इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है यहां से, तो हम इसको ओरिजिन मान के इससे दूरी निकालेंगे। अगर इसको ओरिजिन माना है तो आप इसकी तरफ चलोगे, इसकी तरफ चलोगे मतलब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहां पे ध्यान से सुनना, इसके लिए ऑब्जेक्ट O2 के लिए आर की डायरेक्शन क्या हो गई, आउटवर्ड। आर की डायरेक्शन क्या हुई, बाहर की ओर। अब सोचो अगर मान लो हमें पहले ऑब्जेक्ट की दूरी निकालनी है दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो अब ये दूसरा ऑब्जेक्ट तुम्हारा ओरिजिन का काम करेगा। तो अब यहां से दूरी निकाली तो यहां से इस तरफ आओगे, इस तरफ आओगे, तो हमारे लिए इसके लिए अब आर कैप की डायरेक्शन क्या हो गई है। तो हमेशा ध्यान रखना आर कैप की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा आउटवर्ड होती है, ठीक है। अब सोचो फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स तो हमारे पास अंदर की तरफ लग रहा है, तो जिस डायरेक्शन में आर कैप है अट्रैक्शन का फोर्स उसके अपोजिट लगता है, इसीलिए यहां पर नेगेटिव रखा जाता है। अब सोचो यहां पे अगर रिपल्शन का फोर्स है प्रतिकर्षण का, तो जिस तरफ आर कैप है उसी तरफ प्रतिकर्षण का बल लगेगा और हमारे पास ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आर कैप की और फोर्स की डायरेक्शन सेम हो जाएगी उस केस में। बोलो कहानी समझ नहीं आती, इतना क्लियर हुआ ना। अच्छा एक बात और सुनना, देखो अगर तुम ओरिजिन से दूरी नापते हो तो कैसे नापते हो, यहां पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर तुम्हें दूरी नापनी है तो ओरिजिन से जाते हो ना, कि ऑब्जेक्ट से ओरिजिन की तरफ आते हो, ये कभी नहीं आता। हम ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं तब ये हमारे पास वेक्टर आर या आर कैप निकलता है, जो भी मानना होता है। इतनी बात क्लियर है। तो यहां पे जरा समझना, आर कैप हमेशा कैसा रहेगा, आउटवर्ड, ठीक, बाहर की ओर।
अट्रैक्शन का फोर्स इसके अपोजिट तो नेगेटिव, रिपल्शन का फोर्स इसके इसी की डायरेक्शन में बाहर की तरफ तो पॉजिटिव साइन लगता है। इतनी बात क्लियर रही है। अब आगे देखते हैं। अब देखो हमारे पास सेंट्रल फोर्स एक और होता है, कूलाम का फोर्स। पिछले टाइम पे एग्जांपल बताया था लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं करा था। चलो जरा देख लेते हैं। अब देखो हमारे पास सेकंड एग्जांपल आ रहा है। सेकंड एग्जांपल में आता है कूलाम का फोर्स। कूलाम का फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आता है हमारे पास Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब जरा समझना, अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो यहां पर वेक्टर लगेगा और यहां पर आर कैप लगेगा। अब कूलाम का फोर्स पॉजिटिव के नेगेटिव, अब देखो ये तो दोनों तरह का होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है चार्ज पे कि हमारे पास चार्ज कैसे है। अगर दोनों पॉजिटिव तो रिपल करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो हम इसमें साइन नहीं लगाते, ये साइन चार्ज पे डिपेंड करेगा। अब आगे जरा देखो अगर मान लो इसको हम कंपेयर करते हैं अपने सेंट्रल फोर्स से, तो सेंट्रल फोर्स होता है F बराबर FR इंटू आर कैप। तो यहाँ पे आर कैप तो डायरेक्शन को बता रहा है, FR क्या होगा, ये पूरी वैल्यू। तो यहां पर अगर हम रखें देयरफॉर, अब हमारे पास FR की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। याद है कि नहीं आ रहा? तो एक बात समझाना, अब हमारे पास ये जो टर्म है इसमें आर को छोड़ के देखो बाकी सब कांस्टेंट है। अगर तुम दो चार्ज रखोगे तो इसमें क्या बदल सकते हो, सोचो ये Q1 ये Q2, क्या बदल सकते हो, इनके बीच की दूरी तो बदल सकते हो। क्या एक कांस्टेंट बदलेगा? क्या चार्ज की वैल्यू बदल जाएगी? नहीं बदलेगी, केवल आर वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। बात समझ नहीं यहाँ पे? तो यहाँ पे जरा समझना, यहां पर हमने लेट कर लिया C बराबर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब कांस्टेंट है, हमने इसको C मान लिया। तो हमारे पास आ गया FR बराबर C अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से एक रिजल्ट और निकल करके आ गया, FR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। इतनी कहानी समझिए। तो यहाँ पे हमें इतना तो क्लियर हो गया कि ये क्या है, ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स कैसे पता चला, इसकी जो डायरेक्शन है वो आर कैप पर डिपेंड कर रही है और डायरेक्शन को छोड़ करके जो कुछ भी है इसके पास वो केवल और केवल आर का फंक्शन है, आर को छोड़ करके सब कुछ कांस्टेंट है। इतनी बात क्लियर। अगर ये रिजल्ट मिल रहा है तो हमारे पास फोर्स क्या होता है, सेंट्रल फोर्स। तो हमारे पास कूलाम का फोर्स क्या होगा, एक सेंट्रल फोर्स होगा। इतनी बात क्लियर है? देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। हटा दें। अब देखो हमारे पास सेंट्रल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। ध्यान सुनना, ये प्रॉपर्टीज तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगी। तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सोचो, क्या केवल न्यूमेरिकल फॉर्मूले बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं क्या? लैंग्वेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। तो लैंग्वेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। ध्यान सुनो, अब हमारे पास लैंग्वेज बेस्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या, प्रॉपर्टीज। तुम्हें प्रॉपर्टीज बताते हैं, फिर आगे चल के बताएंगे कि किस तरह से वो क्वेश्चंस में कन्वर्ट होते हैं। देखो अब हमारे पास पहली प्रॉपर्टी आती है कि हमारे पास जो सेंट्रल फोर्स होगा वो सेंट्रल फोर्स बॉडीज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है और सेंट्रल फोर्स nth पावर लॉ को फॉलो करता है। किसको? nth पावर लॉ को। अब ये nth पावर लॉ क्या होता है कि हमारा जो फोर्स होगा वो हमारे पास डिपेंड करेगा r की पावर n के, n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अच्छा, तुमने कौन कौन से फोर्स पढ़े? तुमने केवल वो फोर्स पढ़े हैं जहां n की वैल्यू -2 होती है। सोचो जरा, अभी क्या पढ़ा, 1/r स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तभी तो हमारे पास n आएगा। ये हमारे पास क्या है, n की पावर, ये हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे -2 है। तो ध्यान सुनना, यहाँ पर हमारे पास वो रिजल्ट आते हैं जहां पर हमारे पास n की वैल्यू -2, ये तुम पढ़ के आए। लेकिन ध्यान रखना, n की पावर और भी बहुत सारी होती है। हमारे पास -4 के भी फोर्स होते हैं। अगर तुमने इंटर में पढ़ा हो, इंटर देखो ध्यान से, एक हमारे पास आर्टिकल होता है दो डाइपोल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, ठीक है। वो आर्टिकल शायद हटा दिया गया है,
वो कभी पहले हुआ करता था, बहुत पहले, 4-5 साल पहले, ठीक है। डाइपोल, दो डाइपोलों के बीच में जो फोर्स लगता है वो हमारे पास r की पावर -4 पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी जब आगे आओगे, आगे मतलब लगभग 3rd ईयर में, तब तुम्हें वो फोर्स देखने को मिलेंगे जो पावर 6 पे डिपेंड करते हैं। देखो यहाँ प्लस लगा है, प्लस मतलब r की पावर 6 जैसे फोर्स आएंगे, ये बहुत पावरफुल फोर्स होते हैं, ठीक है। अभी आगे पढ़ोगे अलग अलग पावर के लिए। तो यहाँ पर अभी तुम्हें क्या ध्यान रखना है, अभी यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास सेंट्रल फोर्स nth पावर लॉ को फॉलो करते हैं। nth पावर लॉ क्या होता है कि हमारे पास जो फोर्स होगा वो फोर्स r की पावर n पर डिपेंड करेगा। इतनी कहानी समझ नहीं, यहाँ पे इतना क्लियर हुआ सभी को। अब आगे जरा समझते हैं। अब देखो हमारे पास सेकंड आता है। सेंट्रल फोर्स दो नेचर के होते हैं, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव। देखो ध्यान से, यहां पर सेकंड रिजल्ट आएगा, ध्यान सुनना। अगर हमारा सेंट्रल फोर्स की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब नेगेटिव है, तो वो कैसे होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास अट्रैक्टिव नेचर के फोर्स होते हैं। अभी अभी बता के आए हैं, आगे जरा सुनो। अगर हमारे सेंट्रल फोर्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये हमारे पास रिपल्सिव नेचर के फोर्स होते हैं, ठीक है। इन दो बातों का ध्यान रखना। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे देखो, ध्यान से देखो। अगर ये Fr 0 से छोटा नेगेटिव तो ये अट्रैक्टिव नेचर के, और अगर ये 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव तो ये रिपल्सिव नेचर के होते हैं, ठीक है। याद रहेगा इतना, ध्यान रखना। सीधे से क्वेश्चन आते हैं, अगर इतनी बातें ध्यान न जाती है सीधा टिक, गोला भर दो, मार्क्स कंफर्म तुम्हारे, ठीक है। बहुत आसान सी बातें हैं, हटा दें क्या लिखा है, क्या फर्क पड़ता है। देखो अब देखो हमारे पास तीसरा रिजल्ट आता है। देखो तीसरा रिजल्ट क्या होगा, तीसरा रिजल्ट बताता है कि हमारे जो सेंट्रल फोर्स होते हैं ये कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। अब बात आती है कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। देखो जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो परेशानी वाली बात नहीं होती है कि हमारे पास ये फोर्स कौन से होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, लेकिन जो अभी अभी आए हो उनके लिए दिक्कत वाली बात है। तो हम एक काम करते हैं, तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्स थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये ना समझना जो पहले से पढ़ रहे हो कि हमारा टाइम खराब होगा वगैरह वगैरह, भैया ये दोबारा इस चैप्टर में आता ही आता है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब दो तरह के फोर्स होते हैं, पहला होता है कंजर्वेटिव, तो दूसरा आता है हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव। अब देखो ध्यान से कैसे फोर्स, कंजर्वेटिव को हम हिंदी में कहते हैं संरक्षी, और ये हमारे पास वैसे नहीं संरक्षी, असंरक्षी वाले होते हैं। तो मैं नॉन कंजर्वेटिव नहीं पढ़ना, नॉन कंजर्वेटिव कोई डेफिनेशन नहीं होती, ये हमने केवल बना दिया है ताकि तुम्हें इन दोनों फोर्सेस में डिफरेंस करना आए। डेफिनेशन केवल किसकी होती, कंजर्वेटिव की। अब ध्यान से देखो क्या होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। अगर मान लो अरे माना कि नहीं माना, क्या मानना है, चलो मैंने बात किया। देखो मान लो हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को A से B तक लेके जाना है, ठीक है। हमें एक ऑब्जेक्ट को A से B तक लेके जाना है, तो कैसे जाएगा, वर्क करोगे तभी तो जाएगा। वर्क कैसे होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ फोर्स लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी तो वर्क होगा। तो अब जरा समझ रहा, अगर हम अपने इस ऑब्जेक्ट को A से B तक लेके जाते हैं और हम अलग अलग रास्तों से लेकर के जाएं, एक बार इस रास्ते से चले गए, एक बार इस रास्ते से चले गए, एक बार इस रास्ते से चले गए, और कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मान लो जो तुम्हें मानना हो। अगर तुम यहां पर एक ऑब्जेक्ट को A से B अलग अलग रास्तों से लेकर के जाओ, ठीक है, और इन हर एक रास्तों पे इस पर किया गया वर्क सेम हो, मतलब यहां पर भी W वर्क, यहां पर भी W, यहां पर भी W, यहां पर भी W, मतलब क्या हुआ, हम यहां पर एक ऑब्जेक्ट को A से B लेके जाते हैं अलग अलग रास्तों से, और हर रास्ते पर किया गया वर्क सेम आ जाए, तो जो फोर्स हमने अप्लाई करा है, क्यों ये बॉडी कैसे गई होगी, फोर्स लगाने पर, ये कैसे गई होगी, फोर्स लगाने पर, तो हमने जो फोर्स अप्लाई करा है वो फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स।
मतलब क्या हुआ, हम चाहे जितने रास्ते बदल दें, हमारे फोर्स द्वारा किया गया जो वर्क होगा वो वर्क रास्तों पर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो चाहे जैसा रास्ता ले लो, हमारे पास वर्क सेम आएगा। तो जब ऐसे फोर्स होते हैं तो उन फोर्सेस को कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य वस्तु द्वारा तय रास्ते पर निर्भर नहीं करता, उन्हें संलक्षी बल कहते हैं। द फोर्स, द वर्क डन बाय विच does not depends upon the path followed by the object are called conservative forces। कहानी समझ में आई, हिंदी में बता दी, अंग्रेजी में बता दी, और 2-3 भाषा में बताओ उसमें बता दी, इतना काफी है। चलो आगे, अब बेटा समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो। और ध्यान रखना भी यार, जो भी लेट आ रहे हो तो अपने पुराने सिलेबस की जिम्मेदारी रखो। तुम्हारे पास ग्रुप में बच्चे ऐड हैं बहुत सारे, ठीक है, उनमें से किसी एक से कांटेक्ट करो, दोस्ती यारी बढ़ाओ, ठीक है, उसको 2-4 मैसेज फॉरवर्ड करो, दोस्ती यारी बढ़ेगी तुम्हारी। फिर उसके बाद अपने नोट्स लो उससे, ठीक है, नोट्स की फोटोज ले लो, अपना काम पूरा करो। बैठे ना रहना बेवकूफों की तरह। इस साल खत्म होने वाला है, अब कह रहे सर जो 2 चैप्टर शुरुआत में छूट गए उसका क्या? अब कुछ नहीं, अब जो होना था हो गया। ठीक है, अपना काम पूरा करो जल्दी। देखो ध्यान से, देखो तो ध्यान रखना, जो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स, सॉरी, हमारे पास जो सेंट्रल फोर्स होते हैं, सेंट्रल फोर्स सारे कैसे होंगे, ये सारे हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो देखो यहीं से तुम्हारे पास क्लियर हो जाएगा, तुम्हें यहीं से सेंट्रल फोर्स के भी एग्जांपल मिलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स के भी एग्जांपल मिलेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सारी चीजें याद रखना, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में काम आएंगी। और एक बात जरा सुनना, वो जो नोट्स बने वो नोट्स तुम्हारे सब्जेक्टिव के हिसाब से बने, जो हमने तुम्हें दिए, ठीक है, जो हमने तुम्हें नोट्स दिए हैं वो सब्जेक्टिव के हिसाब से बने। वहां पे जरा देखना, प्रॉपर्टीज लिखी है, एग्जाम्पल नहीं लिखे होंगे, क्योंकि वो हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव के हिसाब से कराना था। अब तुम ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देख रहे हो, तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज अ सेंट्रल फोर्स, इनमें से कौन सा फोर्स सेंट्रल फोर्स है, तुम्हें वहां पे टिक करना होगा ऑप्शन पे, ये नोट कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स कहो या सेंट्रल फोर्स कहो, सभी के हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है, अभी देख के आए हो कूलाम फोर्स, कूलाम्स फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है। हमारे पास आता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स याद है, जो 2 मैग्नेट के बीच में लगता है, या हमारे पास वायर में जब करंट फ्लो होती है तो लगता है F = BIL। ये सब हमारे पास सेंट्रल फोर्स के एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। आगे जरा सुनो, ये हो गया ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक, ठीक है, इतना काफी। अब आगे जरा, अब यहीं पे एक एग्जांपल और देख लो, ये तो कंजर्वेटिव हो गया। एक आता है, अभी बताया था, नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव का सबसे अच्छा एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स। सोचो जरा ध्यान से, अगर अब जरा समझना फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव कैसे है। चलो हमने एक काम करा, हमने 2 रास्ते ले लिए, ठीक है। एक रास्ता कैसा है, एक रास्ते में बढ़िया से टाइल्स बिछे हुए हैं, ठीक है, और उसमें भी हमने ग्रीस की लेयर बिछा दी। ग्रीस मतलब ऑयल, ग्रीस देश न उठा लाना, ग्रीस, ठीक है। हमने मान लो एक तेल की लेयर बिछा दी, और जो दूसरा रास्ता है वो मान लो टूटा पड़ा है, जैसे रोड तोड़ दिया कि हथौड़े से, बिल्कुल वैसे ही पत्थर, ईंटे पत्थर पड़े हुए उसमें। अब जरा समझना, 2 अलग अलग रास्ते हुए ना, और हमने वहां पे एक 10 किलो का बॉक्स रख दिया, यहां पर भी 10 किलो का बॉक्स रख दिया, और तुमसे कहा इसको खिसका के ले जाओ। तो अब सोचो, पहले वाले रास्ते में खिसकाना बहुत आसान है, एक तो टाइल्स, ऊपर से लेयर ऑयल की, जरा सा फोर्स मारोगे वो खिसकता चला जाएगा। यहां पे खिसका लो। अब बात समझ यहाँ पे, अब सोचो, क्या दोनों केसेस में वर्क बराबर करना पड़ेगा? इसमें बहुत कम करना पड़ेगा, यहां बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो सोचो, अगर हम यहाँ पे ए से बी लेके जा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, और हमारे फोर्स द्वारा किया गया वर्क रास्ते पर जब डिपेंड करने लगे, तो वो क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। कहानी पूरी हुई, आगे बढ़े, आगे नोट कर लो जिसे जो नोट करना हो। और एक फोर्स समझ लो,
इसका एक और एग्जांपल होता है न्यूक्लियर फोर्स। हमारे पास जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन भरे होते हैं और न्यूट्रॉन, इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। वो भी एक सेंट्रल फोर्स होता है। ठीक है, हटा दे। न्यूक्लियर फोर्स को हिंदी में कहते हैं नाभिकीय बल, ये चुंबकीय बल, यही बताएं, कूलाम का बल। हो गया, हटा दे बेटा। चलो दोबारा, देखो अब हमारे पास अगला रिजल्ट आता है। देखो अगर हमारी बॉडी, ध्यान सुनना, अगर हमारी बॉडी किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर मूव कर रही है, ठीक है, अगर हमारी बॉडी किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर मूव कर रही है तो उस पर लगने वाला टॉर्क जीरो होता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई बॉडी कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर मूव करेगी तो उस पर लगने वाला टॉर्क हमेशा जीरो होता है, बल आघूर्ण हमेशा जीरो होगा। अभी ध्यान रखना, अभी इसको आगे प्रूफ करके भी दिखाएंगे। ठीक है, ये बात ऐसे ही नहीं बताएंगे, इसको प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि टॉर्क जीरो कैसे होता है। ठीक, अभी यहां पे बस स्टेटमेंट याद कर लो। क्या स्टेटमेंट है कि अ बॉडी मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी ऐसी बॉडी होगी जो सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रही होगी उस पर लगने वाला टॉर्क हमेशा जीरो होता है। आगे जरा सुनो, अब ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। एक और रिजल्ट आता है, एक रिजल्ट और आता है कि अगर कोई बॉडी सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रही है तो उस बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमारे पास कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड मतलब संरक्षित होता है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे, हमारे पास अगर कोई बॉडी सेंट्रल फोर्स के अंदर मूव कर रही है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, कोणीय संवेग होगा, वो कैसा होता है, कंजर्व। अभी इसको भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, अभी इसको भी प्रूफ करेंगे। इतनी बात क्लियर। और प्रूफ वैसे थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया आसान से प्रूफ है और पढ़ोगे तुम्हें कुछ आगे समझ नहीं आएगा, चीजें तुम्हारी क्लियर होंगी। और सबसे बड़ी बात, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, जिसमें तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, तो इसको प्रूफ करेंगे आगे। तो अभी यहां पर अपने दिमाग में स्टेटमेंट बैठा लो कि अगर कोई बॉडी सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करेगी तो पहला रिजल्ट, उसमें लगने वाला टॉर्क जीरो होता है। दूसरा रिजल्ट, उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इतनी कहानी समझिए यहाँ पे। आगे जरा देखते हैं। देखो ध्यान से, अगर कोई बॉडी सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रही होती है तो हमारे पास एक और रिजल्ट आता है, उसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ठीक है, ध्यान सुनना, उसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अब ये एरियल वेलोसिटी मतलब क्या, देखो ध्यान से, एक हमारे पास टर्म आता है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, ये होता है v बराबर होता है dx अपॉन dt। वेलोसिटी कब निकलेगी, जब तुम टाइम से डिवाइड कराओगे। टाइम से किसको डिवाइड करवा दे, देखो लीनियर वेलोसिटी। तो जो लीनियर डिस्टेंस होती है विच इज x, लीनियर डिस्टेंस को जब तुम टाइम से डिवाइड करा दोगे तो आएगी लीनियर वेलोसिटी। अब सोचो, एक टर्म आता है हमारे पास, ध्यान सुनना, एक टर्म आता है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं कोणीय वेग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी। वेलोसिटी कब आएगी, जब टाइम से डिवाइड कराओगे। टाइम से किसको डिवाइड कराता है, यहां से पता चलेगा, एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगल को जब तुम टाइम से डिवाइड करा दोगे तो आएगी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, यहां पर क्या लगा हुआ है, एरियल वेलोसिटी। वेलोसिटी कब आएगी, जब टाइम से डिवाइड कराओगे। किसको डिवाइड कराओगे, देखो यहां लगा हुआ है एरियल। एरियल कपड़े धोने वाला एरियल नहीं, एरियल मतलब एरिया से संबंधित है। तो जब तुम यहाँ पर एरिया को डिवाइड करा दोगे टाइम से तो हमारे पास आती है एरियल वेलोसिटी। बोलो इतनी बात क्लियर। और ये क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, एक बार जरा इसका मीनिंग समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, चलो देखो, अब यहां पर हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है प्लैनेटरी मोशन का। ठीक है, हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं उनके मोशन का। अब ये हमारे पास सन हो गया,
ये हमारी अर्थ मान लो, ठीक है। चलो मान लो हमारी अर्थ यहां से यहां मूव कराई, ठीक है। हमारी अर्थ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गई, ठीक। अब जरा समझना, अगर हमारा प्लेनेट ऐसे मूव कर रहा है तो प्लेनेट और सन को मिलाने वाली जो लाइन है, ये लाइन कुछ एरिया कवर कर रही होगी। तो लाइन द्वारा कवर किया जाने वाला जो एरिया होता है, अब एरिया के बदलने की जो दर होती है वो कांस्टेंट होती है। द रेट ऑफ चेंज इन एरिया इज कांस्टेंट, और इसी को क्या कहते हैं? वेलोसिटी। सोचो जरा, अब एरिया चेंज हुआ कितना? डीए, कितने टाइम में? डी टाइम में, और ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसी को हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी। और ध्यान रखना, कोई भी बॉडी अगर सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करेगी तो उसकी एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या? उस बॉडी और सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है, वो लाइन कितना एरिया कवर करेगी कितने टाइम में, इसको हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी। इतनी कहानी समझ यहाँ पे, हटा दें इसको। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक आखिरी पॉइंट आता है। आखिरी पॉइंट क्या होगा जरा समझना। अच्छा एक बात तो, मान लो ये हमारे पास सन और ये अर्थ इसके चारों तरफ घूम रही है। ध्यान सोच के बताना, अगर अर्थ घूम रही है तो अर्थ एक तल पे, एक प्लेन पे घूमेगी, या फिर अर्थ यहां से ऊपर जा रही होगी, फिर नीचे आ रही होगी, फिर ऐसे ऊपर आ गई, फिर नीचे चली गई, फिर और ये इस तरह से जिगजैग मोशन हो रहा है। बताओ जरा कैसा मोशन होगा? ये ऐसे लगातार घूमती रहेगी कि ऊपर जाके फिर नीचे जाके फिर ऊपर जाके ये मोशन हो रहा होगा? पहला वाला हो रहा होगा। सबको क्लियर है यहाँ पे? हमारी अर्थ क्या करती है? एक प्लेन पे मूव करती है। अच्छा, अर्थ कौन से फोर्स से मूव कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो अब ध्यान सुनना, यहां से हमारे पास एक रिजल्ट निकल करके आता है कि हमारे पास जो प्लेनेट है या हमारे पास कोई बॉडी है, अगर वो बॉडी सेंट्रल फोर्स की वजह से मूव कर रही है तो उस बॉडी का मोशन एक प्लेन पर होता है, एक तल पे मूव करेगी, वो उस तल को नहीं छोड़ेगी, ऊपर नहीं जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आखिरी पॉइंट आता है। मतलब क्या हुआ? बॉडीज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ सेंट्रल फोर्स ऑलवेज मूव इन अ प्लेन, या फिर द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द सेंट्रल फोर्स इज अ प्लेनेटरी मोशन, या प्लेन मोशन कहा जाता है इसको। इतनी बात क्लियर? अभी इस चीज को भी समझेंगे आगे चल के। बोलो जरा, पहले तो जो पॉइंट थे वो समझाएं कि पॉइंट्स का मतलब क्या है। और ध्यान रखना, अब जो तुम्हारा टॉपिक है भैया थ्योरेटिकल टॉपिक है। थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ने का मतलब क्या? हम यहाँ पर जो भी पढ़ा रहे हैं, तुरंत जैसे ही यहाँ पे हमने टॉपिक कंप्लीट करा, वीडियो पॉज करो और अपनी थ्योरी रीड करो, ठीक है। पहले से नोट करके रखो, थ्योरी को रीड करो, ठीक है। जब रीड कर लो फिर वीडियो आगे बढ़ो, ठीक है। ध्यान रखना, ये सबसे सही तरीका है तुम्हें पढ़ने का, उसी समय समझ लेने का, ठीक। आगे बढ़े इसका। चलो अब देखो, तुम्हें दो चीजें बताई थी। पहला रिजल्ट बताया था कि टाउ बराबर 0, और बताया था एक dj अपॉन dt बराबर कांस्टेंट, और dj अपॉन dt कह रहे हैं, j बराबर कांस्टेंट बताया था या कंजर्व बताया था। j बराबर तुम्हें बताया था कंजर्व, ठीक है। ये दो चीजें बताई थी और कहा था इनको प्रूफ भी करवाएंगे, ठीक है। आसान सी चीजें, चलो प्रूफ करते हैं। इतनी बात क्लियर? क्या करने वाले? पहले हम यहां पर प्रूफ करने वाले हैं कि अगर मान लो कोई बॉडी, कोई भी बॉडी हमारे पास सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रही है तो उस पर लगने वाला टॉर्क 0 होता है। चलो देखो प्रूफ करते हैं। देखो तुम्हारे नोट्स में भी इसी तरह से लिखा होगा, प्रूफ डाल के हेडिंग लिखी होगी, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स इज 0। चलो जरा देखते हैं। सबसे पहले हमने यहां पर एक इस तरह से प्लैनेट का ऑर्बिट ले लिया। ध्यान रखना, प्लैनेट की जो कक्षा होती है उस कक्षा को हम ऑर्बिट कहते हैं। प्लैनेट जिस रास्ते पर मूव करता है उसे ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखो, ये हमारे पास सन है, ठीक है। ये हमारे पास कोई प्लैनेट है। अब ध्यान सुनना क्या होता है। ये हमारे पास आ गया, अच्छा सोचो ये क्या है? ये हमारे पास आ गया वेक्टर आर। हम प्लैनेट की सन से दूरी निकालेंगे तो दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर आर से। ये हमारा कोई भी प्लैनेट है। अब जरा सोचो क्या कर रहा है? प्लैनेट हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये प्लैनेट के वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये प्लैनेट के वेलोसिटी की डायरेक्शन है। इतनी बात क्लियर है? अब जरा सोचना क्या हमें क्या करना है? हमें इस प्लैनेट पर लगने वाला टॉर्क निकालना है, ठीक है। हमें इस प्लैनेट पे लगने वाला टॉर्क निकालना है।
और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से, टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, तो होता है जो भी फोर्स लग रहा है अगर उसमें आर से क्रॉस कर दो तो हमारे पास बॉडी में लगने वाला टॉर्क आता है। अब ये प्लैनेट कौन से फोर्स में मूव कर रहा है, ये प्लैनेट मूव कर रहा है हमारे पास सेंट्रल फोर्स में, ठीक है, कोई सेंट्रल फोर्स होगा उसके अंडर हमारा प्लैनेट मूव कर रहा है। तो प्लैनेट पर लगने वाला फोर्स कैसा होगा, प्लैनेट पर लगने वाला फोर्स सेंट्रल फोर्स होगा। इतनी बात क्लियर। तो अब प्लैनेट पे लगने वाला टॉर्क निकालते हैं। तो देखो यहां पर आएगा हमारे पास टॉर्क एक्टिंग ऑन द प्लैनेट। देखो प्लैनेट पे लगने वाला जो टॉर्क आएगा वो हमारे पास होगा आर क्रॉस और ये आ गया हमारे पास एफ आर। इतनी बात क्लियर। हमने एफ आर क्यों लिया, ध्यान सुनना, ये हमारे पास जो प्लैनेट मूव कर रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मूव कर रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स हम देख चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता है। अगर ये सेंट्रल फोर्स है तो हम यहाँ पर एक ऐसा फोर्स ले लें जिसका रिप्रेजेंटेशन ही सेंट्रल फोर्स है। बोले इतनी बात समझ में यहाँ पे। अभी तुम देख चुके हो ना कि हम सेंट्रल फोर्स को ऐसे तो लिखते हैं। इतना क्लियर सभी को। अब आगे अच्छा एक बात जरा सोचो, अगर ये हमारे पास सेंट्रल फोर्स है तो सेंट्रल फोर्स बता चुके हैं दो चीजों से मिलकर के बनता है। एक आता है हमारे पास आर का फंक्शन और एक आता है हमारे पास यूनिट वेक्टर आर जिसको हम यहाँ पे डायरेक्शन कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ध्यान सुनना यहाँ पे, यहाँ पर हमारे पास एफ आर किन चीजों से मिलकर बनता है, एक तो स्मॉल एफ आर। स्मॉल एफ आर क्या होगा हमारे पास, ये होता है हमारे पास आर का फंक्शन, ठीक है, ये हमारे पास आर का फंक्शन होगा, ये हमारे पास डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है। अच्छा आगे जरा ये वैल्यू उठा के रखते हैं तो हमारे पास टॉर्क आ गया, ये रखा है आर, यहाँ पे क्रॉस एफ आर, इसकी जगह आ गया हमारे पास एफ आर और ये आ गया आर का। अच्छा देखो ये यूनिट वेक्टर है, तुम्हें एक बात पता है कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है हम इसको लिख लेते हैं वेक्टर आर अपॉन आर। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोचो जरा, ए कैप का फॉर्मूला होता था वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा चाहे वेक्टर ए का मॉड लिखो या मॉड हटा के वेक्टर हटाओ, दोनों बातें एक ही तो होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा, वेक्टर आर अपॉन आर। कोई परेशानी किसी को? मतलब हम आर कैप की जगह ये लिख सकते हैं। चलो लिखते हैं। तो हमारे पास टाउ आएगा, ये हो गया हमारे पास आर और यहाँ पर आ गया क्रॉस, ये जरा देखो आ गया एफ आर और ये आर कैप। आर कैप की जगह आएगा वेक्टर आर और अपॉन में आ गया आर। इतनी बात क्लियर? अच्छा अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। इसके लिए यहां देखो, अच्छा जरा सोचो, अगर हम ऐसे लिखें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, कोई बात नहीं। अगर ऐसे लिखे तो वेक्टर ए क्रॉस 4/3 वेक्टर बी, तो सोचो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, 4/3 को बाहर कर लो और ये आ जाएगा हमारे पास ए क्रॉस बी। अरे भैया जरा समझना, ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्रॉस प्रोडक्ट का या डॉट प्रोडक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर आ गई, ए का क्रॉस बी के साथ हो जाएगा। बिल्कुल यही दिमाग यहाँ पे लगाओ, सोचो जरा ध्यान से। अब हमें क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस दो वेक्टरों के बीच में होता है, मतलब आर का क्रॉस आर के साथ होगा। ये न्यूमेरिकल वैल्यू और नीचे न्यूमेरिकल वैल्यू, ये तो बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा तो ले लो बाहर। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास टाउ और ये आ गया हमारे पास एफ आर, नीचे आ गया आर, अंदर क्या बचा, वेक्टर आर और ये वाला वेक्टर आर, ये आ गया आर क्रॉस आर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर क्रॉस आर की वैल्यू क्या होगी, सोचो जरा ध्यान से। अगर हम यहाँ पे आर क्रॉस आर निकाले तो फॉर्मूला आएगा आर इंटू आर और यहाँ पर आएगा साइन थीटा। सोचो वेक्टर आर खुद के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, 0 डिग्री। अगर ये वेक्टर आर है तो यही तो वेक्टर आर फिर से आएगा पैरेलल, उसके पैरेलल होगा तो दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया, 0। अगर थीटा 0 हुआ तो हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा फिर से 0 हो जाएगा। साइन थीटा 0 हो गया तो यहाँ पर ध्यान रखना हमारे पास आर क्रॉस आर कितना होगा हमारे पास, 0। बात समझे यहाँ पे? और ध्यान रखो, अगर तुमने ठीक से पढ़ा होगा 11th तो ये तो जनरल रिजल्ट होता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर 0 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर होता है ए स्क्वायर। ये तो दो जनरल रिजल्ट होते हैं, तुम्हें याद होने चाहिए। नहीं याद है तो अब याद कर लेना, ठीक है? आगे बढ़े, हटा दें। तो देखो, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आया देयरफॉर वेक्टर और क्रॉस वेक्टर आर बराबर 0 होगा, रख दो उठा करके। तो यहाँ से फाइनल रिजल्ट आता है देयरफॉर टाउ बराबर 0। तो यहाँ पे पता चला कि
अगर कोई बॉडी सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रही है तो उस पर लगने वाला टॉर्क हमेशा जीरो का, हमेशा कुछ भी कर लो। सोचो, अगर सेंट्रल फोर्स है, फिर चाहे वो जो हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे हमारे पास कूलाम का फोर्स हो, या मैग्नेटिक फोर्स हो, या न्यूक्लियर फोर्स हो, सबका जनरल रिप्रेजेंटेशन तो यही होगा ना। ये जनरल लिखा है कि नहीं लिखा है? अगर ये जनरल है तो सारी जनरल बातें चल रही है। अब ये जो एफ आर देख लो, चाहे इसकी जगह ग्रेविटेशन फोर्स रख दो, चाहे कूलाम का फोर्स रख दो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स रख दो, चाहे न्यूक्लियर फोर्स रख दो, कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। हमारे पास रिजल्ट तो हमेशा जीरो आएगा। देखो आर्टिकल एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से देख डालो। पानी नहीं, हटा दे। चलो आगे देखते हैं। देखो एक रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब बारी आती है हमारे पास जे की, कि हमारे पास जे कंजर्व रहता है। कैसे कंजर्व रहता है, चलो देखते हैं। देखो देखो अब यहां पर हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि अगर कोई बॉडी सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रही है तो उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। चलो पहुंचते हैं एंगुलर मोमेंटम पर। देखो एक बात तुमने पढ़ी होगी कि हमारे पास टाउ का फॉर्मूला होता है dj अपॉन dt। कुछ याद आ रहा है? अगर रोटेशनल मोशन की बात करो तो हमारे पास एक सीधा सा रिजल्ट आता है dj अपॉन dt। कुछ याद है? हमने तुम्हें कराया भी था। इसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये कैसे निकलता है? न्यूटन ने एक लॉ दिया था F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt। ये था हमारे पास फोर्स लीनियर बॉडी में, लीनियर मोशन में। ये है रोटेशन मोशन में। लीनियर मोशन में फोर्स होता है, रोटेशन मोशन में टॉर्क काम करता है। लीनियर मोशन में होता है लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर मोमेंटम या फिर कोणीय संवेग जे। इतनी बात क्लियर है? तो अब जरा समझना, ये हमारे पास है न्यूटन का रोटेशनल लॉ। अगर रोटेशनल लॉ है तो अब यहीं से शुरू करेंगे। अब एक बात जरा सोचो, हम ये तो प्रूफ कर ही चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई सेंट्रल फोर्स के अंडर बॉडी मूव करेगी तो वहां पर लगने वाला टॉर्क जीरो होगा। तो हम ये तो प्रूफ कर चुके हैं सिंस टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स इज जीरो। ये तो प्रूफ कर चुके हो ना, जीरो। तो अब जरा सुनो, देयरफॉर टाउ बराबर जीरो। टाउ किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है हमारे पास dj अपॉन dt बराबर जीरो के। ठीक है, अब जैसे ही हमने कहा टाउ किसके बराबर होता है, आधे जोड़ने लगे होंगे। हमारे टाउ किसके बराबर है? उनकी एज हमारे पापा से ज्यादा है, हमारे बड़े ताऊ से कम है। देखो यहाँ पे ये हमारे पास टाउ बराबर जीरो होता है। टाउ किसके बराबर है? dj अपॉन dt। dj अपॉन dt बराबर जीरो होगा। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो नीचे dt दिख रहा है, इस dt को इधर भेज दो, जीरो पे जा सकता है कि नहीं जा सकता है? तो यहां पर हमारे पास आ गया देयरफॉर dj बराबर जीरो। dj क्या है? dj क्या है? देखो ध्यान से, dj हमारे पास है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग में आने वाला परिवर्तन। ध्यान सुनो, अगर मान लो हमारे पास एक बॉडी यहां से आई तो यहां पर इसका कोणीय संवेग J1 है, यहां पर इसका कोणीय संवेग J2 है। अब इन दोनों में अंतर कितना आया? J2 माइनस J1। ये किसके बराबर होगा? dj के बराबर होगा। इतनी बात समझ आ रही है? ये किसके बराबर होगा? हमारे पास dj के बराबर होगा। तो अब जरा सुनना, dj क्या होगा? कोई भी दो पोजीशन ले लो तुम यहाँ पे,
उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा एंगुलर मोमेंटम का, उसी को तो डीजे लिखोगे। तो यहाँ पर जो डीजे देख रहे हो, हम यहाँ पर डीजे की जगह लिख सकते हैं J2 माइनस J1 बराबर सी, J1 उधर चला जाएगा तो J2 बराबर क्या हो गया J1। अच्छा, हमने ये 1 और 2 दो पोजीशन ली, कहाँ ली? यहाँ ली। कहीं पर भी ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, तभी बराबर आएगा। कहीं पर भी ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, तभी बराबर आएगा। मतलब हर जगह पर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कैसा आ रहा है? कांस्टेंट। तो यहां पर पता चला कि अब यहां पर जो J होगा वो कैसा रहेगा हमारे पास? कंजर्व्ड रहेगा। तो ध्यान रखना, अगर कोई बॉडी सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रही है तो उस बॉडी में लगने वाला टॉर्क 0 होता है, उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। देखो जल्दी से, देखो आर्टिकल, ध्यान रखना है टॉर्क 0, ये तो पहले प्रूफ करके आ चुके हैं और इसी की हेल्प से हमने ये आर्टिकल प्रूफ कर लिया। हटा दे। इतनी कहानी समझ नहीं सभी को, आगे बढ़े। चलो देखो, एक बात ध्यान रखना है, चलो एक काम करते हैं, इसमें नया टॉपिक अब बाद में शुरू करेंगे। एक जरा क्वेश्चन देखो, अब इसमें आगे वाले टॉपिक जरा बाद में शुरू करेंगे, अगले टर्न पे शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन देख लो छोटा सा। अब देखो, लैंग्वेज नहीं लिखवा रहे, लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख लेना। हम यहां पर तुम्हें केवल डाटा लिखवा देंगे। देखो ध्यान से, अब यहां पर बोला गया है कि हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर के बारे में बताया जा रहा है, ध्यान सुनना, स्फीयर के बारे में बताया गया कि स्फीयर का मास हमारे पास 2 kg है, ठीक है। इसकी रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ठीक। और जरा सुन, ठीक है, ठीक। तो यहां पर तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यहां पर हमने स्फीयर को रख दिया। अब क्या होगा, ये स्फीयर नीचे आएगा, ठीक है। ये स्फीयर हमारे पास नीचे आएगा। तो अब तुमसे पूछा गया है, ये हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब तुमसे पूछा गया कि जब ये स्फीयर सी पर आएगा तब इसकी वेलोसिटी बताओ। तो यहां पर हमारे पास पहला क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर एट पॉइंट सी। एक और बात पूछी गई, एक्सेलरेशन बता दो, एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर बताना है, ठीक है। कितना करना है तुम्हें। अब देखो कुछ डाटा और हम तुम्हें बताए दे रहे हैं, देखो ध्यान से, यहां पर बताया गया है चलो मान लो ये हाइट दे दी गई तुम्हें 40 मीटर, ठीक है। अब इतना दिया गया है और एक टर्म और दे दिया गया, देखो एंगल था तो tan थीटा तुम्हारे पास दे दिया गया 4/3, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू दे दी गई है 4/3, इतना दे दिया गया तुम्हें। अब तुम्हें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। चलो अब जरा देखते हैं, पहले तो एक बात समझ लेना, हमेशा एक्सेलरेशन निकालना आसान होता है, तो सबसे पहले यहां पर एक्सेलरेशन से शुरू करते हैं। देखो ध्यान से क्या क्या कर सकते हैं। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, सबसे पहले हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अच्छा जरा सोचो, यहां पर अगर वैल्यू रखनी हो g की जगह रख दोगे 9.8,
जी आ गया 9.8। अच्छा यहाँ पर जरा देखो साइन थीटा, अगर tan थीटा दिया है तो साइन थीटा निकालने में दिक्कत है क्या? नहीं, बहुत आसानी से निकल आएगा। देखो ध्यान से, ये हमारे पास tan थीटा है, ट्रायंगल बना लो, ये होता है 4, ये होगा 3, और हमारे पास ये आ जाएगा 5 पाइथागोरस से, 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। तो जरा सोचो साइन थीटा निकालना, साइन थीटा होगा 3/5, सॉरी साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास 4/5, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर जो साइन थीटा देख रहे हो उसकी जगह हम रख सकते हैं 4/5। यहाँ तक कहानी समझ नहीं आती, ध्यान रखना साइन थीटा कहां से आया, यहाँ से। आगे जरा सोचो 1 + k² अब k² पिछले टर्म पे तुम्हें बहुत सारे निकल आए थे, ठीक है? तो जरा देखो k² स्फीयर के लिए क्या होगा, क्या लगता है? 2/5 होगा, याद है कि नहीं? नहीं याद तो पन्ने पलटना। तो ध्यान रखना k² होता है हमारे पास 2/5, किसके लिए? फॉर द स्फीयर, ठीक है? चाहो तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, सिंस k² होता है हमारे पास 2/5। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 9.8, ये 4, ये अपॉन में 5 रखा हुआ है, ठीक है? नीचे एलसीएम लो, कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, ये हो गया हमारे पास 7/5, दिख रहा है नीचे तक, ठीक है? अच्छा जरा सोचो, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा हमारे पास? 9.8, 4 और 7, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 9.8 × 4/7। अच्छा 7 से काट दो, 1.4 आ जाएगा, ठीक है? दिख रहा है, ठीक है? 1.4 × 4 ये हो जाएगा हमारे पास 5.6, तो 5.6 मीटर/सेकंड², ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, पहला काम खत्म। इतना समझ यहाँ पे, ये समझ पा रहे हो कि हमारे पास साइन थीटा कहां से निकला। अब आगे बात करते हैं। अब देखो हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी। चलो वेलोसिटी पे काम करते हैं। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ध्यान सुनना, हमारे पास होता है v² = u² + 2as। अब एक्सेलरेशन निकाल चुके हो तो हम पूरा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम इससे काम कर लेंगे। अच्छा ध्यान से देखो, बॉडी यहां से गिरना शुरू कर रही है तो यहां पर तो u0 होगा, तो हमारे पास सीधा रिजल्ट आ गया v² = 2as। अच्छा a पता है, s नहीं पता है, ये दिमाग काम कर रहा है, s क्या होगा हमारे पास, मेन यही तुम्हें देखना है। देखो ध्यान से, अब s होगा दूरी, जितनी दूरी बॉल ट्रेवल करेगी। सोचो बॉल यहां से यहां आ रही है, तो अब ये जो तुम डिस्टेंस देख रहे हो यही तुम्हारा s होगा, ये तुम्हें निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ पे? अब देखो हम s निकालते हैं, मेन s निकालने के लिए तुम्हें न्यूमेरिकल करवाया था, ठीक है? अब देखो s कैसे निकलेगा। अच्छा ये हटा दे, ये किसी को लिखना हो तो लिख लो, ये जिसको लिखना हो तो लिखो, तुम ये हटाए, हो गया, हटा रहे, ठीक है? अब देखो ध्यान से, यहां पर हमें एक बात पता है कि tan थीटा बराबर कितना दिया गया था? 4/3। अच्छा जरा सोचो, यही tan थीटा तुम यहां लगा दो, ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर भी तो एंगल थीटा है। अगर tan थीटा लगाओगे तो हमारे पास क्या आता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो हमने इसको थोड़ी देर के लिए x मान लिया, तो ये क्या हो गया हमारे पास? 40/x, 40/x 4 से काट दो, ये 10, 3 यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहां पर आ गया हमारे पास x बराबर कितना हो गया? 30 मीटर। इतनी बात समझिए आपने। सोचो यहां पर भी तो पाइथागोरस की ट्रिपलेट लग रही है, ये 40, ये 30, तो s कितना आ जाएगा? 50। तो हमारे पास आ गया, देयरफॉर s की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 मीटर। भैया ध्यान रखना, s में और 5 में डिफरेंस रखना, गलत ना नोट कर लेना, ये s है, ठीक है? s कितना आ गया? 50 मीटर। अब जरा सोचो तुम्हें क्या करना था, ये निकालना तुम्हें वेलोसिटी। तुम a की जगह रख दोगे 5.6, s की जगह रख दोगे 50 और रख के सॉल्व कर लेना। समझ यहाँ पे क्या करना है, नोट करो जल्दी से, नोट करो, और इसका जो आंसर आएगा वो हमें मैसेज करना। शुरू हो जाओ। हो गया, चलो हटाते हैं, बाकी फिर अब अगले टर्म पे।